जी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बाईं ओर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युवा नेता विजेंद्र चंद्रवंशी जी, दाहिनी ओर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक औरंगाबाद के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय संतोष कुमार सिंह जी। इस मौके पर सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृगण, नेतागण, अपने सामाजिक संगठन के साथियों और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों तक, आज जब तो मैं औरंगाबाद आया था, उसका मूल विषय ही था कि आज औरंगाबाद कोऑपरेटिव बैंक का वार्षिक आम सभा था। लगभग 4 घंटे चला जाकर चर्चा हुई, जाकर सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा बैंक हमारा काम कर रहा है। बिहार में कुल हमारे प्रखंडों में 290 ब्रांच काम कर रहे हैं और जिला स्तर पर 23 बैंक हमारे यहाँ और स्टेट लेवल पटना में राजधानी का हमारे यहाँ। और अभी हम लोग तय किया है आने वाले समय में 15 जिले ऐसे हैं सहकारी बैंक नहीं है। और प्रखंड में हम देख रहे थे कि कुल मिलाकर 224 प्रखंडों में हमने RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखा था करके कि हम चाहते हैं स्थानों पर बैंक खोलना, या जिलों में प्रखंड में सहकारी बैंक नहीं जा करके है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा औरंगाबाद का बैंक लोकप्रिय अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत बेहतर काम कर रहा है। आज बहुत अच्छी तरीके से इनका आय व्यय बजट होता है जो वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना आमदनी हुई, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना ऋण दिया गया, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और ये बात तो बताते खुशी हो रही है कि बिहार की सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक बस, पिंक टॉयलेट शुरुआत की है। और हमने सहकारी बैंक में मौर्य लोक में पिंक ब्रांच शुरू किया है। इस पिंक ब्रांच में कुल मिलाकर महिलाएं हैं, कोई पुरुष वहाँ नहीं है, सारा काम महिलाएं देख रही है। बिहार पहला राज्य है जब महिलाओं को यहाँ काम करने का अवसर मिला जाता है। हमारे आदरणीय कमल बाबू आ गए हैं, पता जगह पीछे बैठने के लिए बैठवाई सब लोग, बैठिए, आइए बैठिए। तो यहाँ पर स्टाफ हैं। हम सहकारिता बैंक की चर्चा कर रहे थे और बिहार में हम अच्छा काम कर रहे हैं सहकारिता बैंक के माध्यम से। तो सबसे बड़ी ताकत किसान हमारे घर। भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है कृषि। भारत देश कृषि प्रधान देश हमारा जाकर, और हमारी प्राथमिकता किसान है। हमें किसानों पर गर्व है। जिस सेना के जवान सीमाओं पर देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर, उसी तरह किसान जाड़े का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, किसान खेतों में जाते हैं। कोरोना काल में देखा हमने, मैं कृषि मंत्री था और कोरोना काल में किसानों को देखा हमने खेतों में जाते हुए। इंडस्ट्री बंद हो गई थी, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, ट्रक बंद, बस बंद, और लोग अपने घरों में वापस जा रहे थे। पूरा दुनिया एक डर का माहौल बन गया था। लेकिन किसानों पर गर्व है, किसान बिहार का बैठा नहीं, खेतों में गया। सहकारिता के माध्यम से किसानों के उत्पादों को हम क्रय करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने खरीफ के मौसम में 45 लाख मीट्रिक टन हमारा था लक्ष्य। उससे पहले भी था ही लक्ष्य था हमारा 23-24 में। बिहार की प्रगति थी, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, और महागठबंधन की सरकार जब थी तो वहाँ पर 66% धान की प्राप्ति की गई थी। 24 जनवरी 24 को, 28 जनवरी 24 को फिर से एनडीए बिहार में बहाल हो गई। नीतीश कुमार वापस आ गए हमारे साथ, भाजपा के साथ।
हमें छोड़कर आरजेडी में चले गए, क्या चले गए थे, वापस आए और फिर 28 जनवरी को नई सरकार बिहार बन गई एनडीए के साथ। 24 में तो सरकार चल रही है। और सहकारिता का ऐसा माध्यम है, ना किसानों के लिए खड़े रहते हैं, किसानों को उत्पाद का सही दाम मिले। और हमारी सरकार प्रति वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में पास करती है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई अध्यक्षता में बैठक होती है और वहाँ पर खरीफ का मौसम हो, रबी के मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है। धान का रेट क्या होगा, गेहूं का रेट क्या होगा, दलहन तिलहन का रेट क्या होगा, ये सरकार तय करती है और हम एमएसपी के लिए खड़े रहते हैं। अभी हम लोगों ने चालू वित्तीय वर्ष में जब महागठबंधन की सरकार 66% उपलब्धि थी, 66%, हम जब आए 87+ करे गए, यहाँ लगभग 22% हम बढ़ गए। और बिहार के किसानों से हमने 40 लाख मीट्रिक टन धान क्रय ही नहीं किया, 48 घंटे के अंदर में 4,36,000 किसान खाते में पैसा भेजने लगा। आगे हम लोगों ने गेहूं की खरीद की है, तिलहन दलहन भी शुरू किया है, सब्जी भी खरीद रहे हैं हम जाकर। हमारा वेजिटेबल फेडरेशन है और भारत सरकार ने नई जानकारी में दे रहा था, भारत की सरकार ने अभी लाया राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025, उसकी चर्चा हम करना चाहेंगे आपसे। सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहन्ति कार्य साधिका, अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी जब साथ जोड़ दिए जाते हैं, उनसे बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन में कहा गया है। सहकारिता दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। सहकारिता दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। यह विचार भारत का विचार है। हमारी संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता का विचार देने एवं सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया था तो वर्ष 2025 होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जाकर। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के द्वारा जो एक अपने सुरेश कुमार प्रभु जो भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय स्तरीय ड्राफ्टिंग समिति नई सहकारी नीति का। और कई मेंबर उसमें और बनकर तैयार हो गया है। उसकी झलक बताना हम चाहते हैं। भारतीय समाज की नींव में की सहकारिता रची बसी है, जो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को मिलजुल कर प्राप्त करने की भावना को बढ़ावा देती है। सहकारितावाद सामूहिक भागीदारी, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण और साझा लाभों के आधारित एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है, जहां व्यक्ति स्वेच्छा से आपसी सहयोग और आर्थिक विकास के लिए एकजुट होकर सहकारी समिति बनाते हैं। यह सक्रियात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है, जिससे समता, समावेशिता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों के वकालत करते हुए दक्षता, नवाचार और बाजार की गतिशीलता का लाभ मिलता है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत विकल्प देता है और एक ऐसा मॉडल प्रदान करता है कि आर्थिक विकास और सामूहिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता देता है। भारत में दुनिया के 1/4 से भी अधिक सहकारी समितियां हैं। लगभग 1/3 भारतीय ग्रामीण जनसंख्या सीधे तौर पर इनसे अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों से जुड़ी हुई है। भारत में सहकारिता आंदोलन 100 वर्षों से अधिक समय से लोगों की भागीदारी से सामाजिक उत्थान का आधार रहा है। भारत की सहकारी समितियां मूल सहकारी सिद्धांतों पर चलती है और ये समितियां सदस्यों को सामूहिक
स्वात्मित्व होती है उनके द्वारा चलाई जाती है और को लाभान्वित करती है। देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सहकारी आंदोलनों को मजबूती प्रदान करने, उसे घर घर गाँव में पहुँचाने के लिए भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग करने का काम किया है। पिछले दशक के दौरान ग्रामीण भारत सड़क, आवासन, दूरसंचार, बिजली ऐसे इत्यादि बुनियादी भौतिक अवसंरचनाओं के अभूतपूर्व विकास का साक्षी रहा है। इसने ग्रामीण आकांक्षाओं को कई गुना बढ़ा दिया। जब आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर मजबूत, संगठित और बाजार जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल भारत के विकास का दूसरा इंजन बनकर 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय सहकारिता 2025 का उद्देश्य है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का सहकार समृद्धि की परिकल्पना को साकार करना है। इसके तहत देश की जनता की आकांक्षाओं और संसाधनों का सरकारी ढांचे से जोड़ा जाएगा ताकि सहकारी क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में अहम भूमिका निभा सके, जिससे समावेशी विकास का एक नया युग की शुरुआत है। यह नीति मानती है सरकारी संस्थाएं आर्थिक विकास का प्रभावशाली साधन है, जिनमें आपसी सहयोग, समुदाय की भावना, लाभ का समान वितरण और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने जैसी विशेषताएं होती है। इसके तहत नीति राष्ट्रीय फेडरेशन हमारा है, यूनियन है, अन्य संगठन है, इसकी अहम भूमिका हो जाती है। तो कुल मिलाकर यह जो 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का मसौदा तैयार कमेटी का अध्यक्ष बताया हमने सुरेश प्रभु जी से, जिन्होंने देश भर के विभिन्न सहकारी फेडरेशनों, संस्थाओं, केंद्र राज्य सरकार के विभागों और शैक्षिक संस्थाओं को लोग शामिल किया करते। और इस तरह से आने वाले समय में सहकारिता में सीम संभावनाएं हैं कि सहकारिता नीति आने वाले समय में देश का मील का पत्थर साबित होगा। नरेंद्र मोदी जी का अभियान है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। हम सरकारी नौकरी में सीमा रोजगार असीमित जा करते हैं। हमने वादा किया था बिहार की जनता से 10 लाख नौकरी देने का, हम नौकरी दे चुके हैं। 2 लाख और ऐलान किया हमने, सितंबर तक दे दें। प्रक्रिया चल रही है शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य में, पुलिस में, सहकारिता में, ऊर्जा में, हेल्थ में, एजुकेशन। और 24 लाख रोजगार दिया हमने। आगे और हम 14 लाख देने जा रहे हैं। 50 लाख का लक्ष्य हमारा है। और सहकारिता का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम उपयोग करके आने वाले समय में डेयरी के क्षेत्र में, जब देश में श्वेत क्रांति हुआ, देश की पहली श्वेत क्रांति जब हुई, अमूल जैसा संस्था गुजरात में खड़ा हुआ। 38 लाख महिलाएं मेंबर बनी उसकी, 38 लाख, और 82 करोड़ का शेयर उसमें जाता। और अमूल का मैं आनंद गया था गुजरात 2 महीने पहले। आनंद का मतलब अमूल का देश के, दुनिया के 50 देशों का प्रोडक्ट जा रहा है। बिहार में सुधा है, और सुधा जो हमारा बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है। सुधा क्या है? गांव में महिलाओं की समिति है। 22.5 समितियां काम कर रही हैं। अब गांव में लोग गाय रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए हैं, उनका दूध हम इकट्ठा करते हैं और दूध को ला करके हम मिठाई बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, मक्खन, लस्सी, छाछ, दही पेड़ा बनता है। और आज बिहार का मिठाई कनाडा, अमेरिका हम लोग भेजा है। यानी क्रांति आ गई। दूसरी क्रांति है नीली क्रांति, यानी कि फिशरी। पहला तो व्हाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति आई। उसके प्रणेता क्या थे नाम उनका? गुजरात वाले जो श्वेत क्रांति लाने का काम किया, बहुत बड़े नेता थे। आप सबको याद होगा, नाम भूल जाए जिनका भूमिका थी। जयंती जो अप्रैल में मनाई, वर्गीज कुरियन। हाँ, कुरियन। तो वर्गीज कुरियन जी ने क्रांति को लाया।
एक शुरुआत किया उन्होंने। दूसरा आया फिर नीली क्रांति है। नीली क्रांति क्या है? दुनिया और देश में मछली का उत्पादन होता है। आज भी बिहार में 5000 टन मछली बाहर जाता है। बिहार ऐसा राज्य, बड़ी आबादी बात चाहें तो दुनिया को मछली खिला सकते हैं, लेकिन कई कारणों से आज भी आंध्रा का मछली यहाँ आ रहा है। यानी 5000 टन आज मेकअप बाहर से हम कर रहे हैं। बिहार में संभावनाएं है तो नीली क्रांति का भी लाभ मिला, रोजगार लोगों को मिला जाएगा। देश का जो इकोनॉमी हमारा अर्थव्यवस्था है उसको ताकत मिला जाएगा। और थर्ड हमारा है स्वीट क्रांति। स्वीट माने मीठी क्रांति। शहद खाते होंगे आप लोग, पूजा काम में लाते होंगे। ये शहद जो है किसानों के लिए वरदान है, प्रकृति ने हमें दिया है। और हमारे क्या उसको कहते हैं, मधुमक्खी, एक परागन के माध्यम से फूलों पर जाकर और निकाल कर फूलों से लाती है रस, और उससे तैयार होता है मधु। और मधु में क्या हो रहा है? कारण था क्या भाई? किसानों को हम मल्टीपर्पज बनाएं। किसान सिर्फ धान खेती ही नहीं करें, मधुमक्खी पालन भी करें, गौ पालन करें, बकरी पालन करें, तो वर्मी कंपोस्ट भी लगाएं और बागवानी भी करें। यानी किसानों का आमदनी बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। किसान की आमदनी बढ़ेगी तो देश हमारा मजबूत होगा जाकर। तो हमने स्वीट क्रांति की बात किया, दूसरी बात किया था। तो अभी हम लोगों ने बिहार में 148 संगठन हमारा है, सहकारी समितियां हैं, उसको मिलाकर हम फेडरेशन बनाए हैं। और जल्दी ही उसको हम ब्रांड देंगे, पैकेजिंग देंगे, प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करेंगे, ताकि रोजगार का अवसर पैदा होंगे, किसानों को लाभ होगा। इस जिले में महफिले कालीन बैठे हुए श्रीमान बैठे, और इनके द्वारा मैं देखा, दाऊदनगर में मैं गया था 6 महीने पहले। महफिले कालीन में बनता है क्या बनता है? कालीन बनता है। और खुशी से बात की होगी, जो कालीन राष्ट्रपति भवन में भी जाता है, देश के बाहर जाता है, अमेरिका इंग्लैंड जाता है। पूंजी के अभाव में बिहार के मजदूर पलायन करके जा रहे थे भदोही। व्यवस्था बना रहे हैं। बिहार में 4 संघ बुनकर होता है, भागलपुर, नालंदा, सिवान और मधुबनी एक संघ बनाने जा रहे हैं मगध में। भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया जी का वो संघ हमारा होगा। और हमारा प्लान है कि बुनकरों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कई राज्यों में देखा हमने है, बुनकरों को सरकार धागा दे रही है, कपड़े तैयार हो रहे हैं जाकर। तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान जाकर के है कि आने वाले समय में बुनकरों के माध्यम से, हम मधुमक्खी पालकों के माध्यम से, और जो हमारा कृषि है जहाँ पर बड़े पैमाने पर अनेक प्रकार की खेती होती है। एक जहाँ पैडी का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है। अभी दुबई हमने भेजा था बिहार का करेला, परवल, बैगन और कटहल और आम, और यहाँ का हम केला वैशाली का दुबई भेजा हम आज से 1 महीना पहले जाकर। यानी भारत का जो सब्जी है, भारत की तरकारी जो है, देश के थाली में नहीं, मुख्यमंत्री का सपना है हम दुनिया का थाली परोसने का काम कर रहे हैं। तो आज हम सबों का जो काफ़ी खुशी हो रहा है, हम जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 चलाया है उसका स्वागत करते हैं। अब बिहार भी जल्द ही इसमें कुछ और बातों को समावेश करते हुए हमारा प्लान यह है, हमारा प्लान रोजगार है, रोजगार और स्वरोजगार। और हम भी कमेटी बना, अधिकारियों को समिति बनाने जा रहे हैं। अधिकारी की समिति को बना करके हम कमेटी बनाने का पटना जा रहे हैं, और 1 महीने के अंदर में रिपोर्ट आएगा और जोड़ कैबिनेट ले जाएंगे, और कैबिनेट से पास करा करके भारत सरकार की सहकारिता नीति को यहाँ पर बिहार सहकारिता को जोड़ते हुए उसको कैबिनेट से पास कराएंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार का अवसर पैदा होगा। क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? तो एक बड़ा जो काम करने जा रहा हूँ औरंगाबाद में, हम वह यह है कि धान की प्राप्ति कम कर रहे थे, गेहूँ का भी किए हैं, सब्जी का करने जा रहे हैं। यहाँ के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से, एक बार नहीं होगा, कुल कितना 14 प्रखंड है, 11 प्रखंडों में
आधारभूत संरचना का निर्माण कराने जा रहे हैं। उसमें सब्जी आज बर्बाद होता है कोल्ड स्टोरेज के अभाव में। घरों में फ्रिज होता है, घर में महिलाएं क्या करती है, कुछ सामान घर में आया खराब होने वाला है, फ्रिज में रख दी। लेकिन किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं रखते। मैं प्रखंडों में 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 10 टन 10 टन कोल्ड स्टोरेज, यानी कि हो जाएगा एक कितना किलो हो जाएगा 10,000 किलो ना 10,000 किलो का हो जाएगा। 10 टन यानी एक टन का 1,000 किलो होता है। 10,000 किलो होगा। अभी कर रहे हैं 10,000 किलो होगा, 10,000 kg होगा, वही कर रहे हैं, रखने का होगा। और हम 20,000 kg का रख रहे हैं, गोडाउन बना रहे हैं। और एक ऑफिस होगा, सब्जी ग्रेटिंग सॉर्टिंग होगा, और उसमें ज़मीन चाहिए 10,000 स्क्वायर फीट। जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा गया औरंगाबाद, उसमें राशि हम दे रहे हैं 1,14,00,000। अभी तक बिहार में 103 जमीन मिल गए हैं, 89 जगह पैसा हमने भेज दिया है, हर जगह 1,14,00,000, ताकि सब्जी बर्बाद ना हो। सब्जी गांव से आएंगे, कोल्ड स्टोर में रखे जाएंगे, और हम प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, हमारा संस्था है वेजिटेबल फेडरेशन, और प्रखंडों में समिति का नाम है प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहयोग समिति। उसके माध्यम से प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहयोग समिति किसानों का, और वहाँ पर आप सब प्लेटफॉर्म से एक काम जब करेंगे, किसानों का सब्जी बर्बाद नहीं होगा। हमने देखा है बिहार का सब्जी 30% बर्बाद हो जाता है, फिर बाजार नहीं है, किसान लेके जाएगा दिल्ली बम्बई, सरकार को संभव। हमने भेजा है दुबई 1 महीने पहले, अब नेपाल से ऑर्डर आ गया है, और बंगलोर भेज रहे हैं, राजस्थान भेज रहे हैं। तो सब्जी एक ऐसा चीज़ है, हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है। सर कह रहे हैं कि दूध का कीमत आपके जो कलेक्शन सेंटर है मुश्किल से 30 रुपया जाता है, तो मार्केट में 66 रुपये लीटर बेच रहे हैं सुधार के। तो इसमें इतना अंतर है, तो इसमें कब तक सुधार आएगा? 2 चीज़ है, हमारा उद्देश्य है कि दूध जो हम लेते हैं उसके बाद हम धो के लाते वहाँ से एसी गाड़ी में, और दूध आता है का जिला में जाता है, दूरी होती है, तो वहाँ जाने के बाद बनता है मिठाई, गुलाब जामुन, पेड़ा, मिठाई बनता है, आइसक्रीम बनता है, घी बनता है, हजारों मजदूर लगे होते हैं, और बनकर तैयार पैकेजिंग होता है, डब्बा में पैक होता है, और फिर उसको ले करके जो सुधा का जो होता है काउंटर देखे हूँ शहरों में, वहाँ जाता है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है। उसको ट्रांसपोर्टिंग खर्च है, बनाने में खर्च जा करके, पहुँचाने में खर्च जा करके है, तो बेच रहा है, उसको भी तो पेट है, परिवार है, जो नहीं लेकर 2 पैसा मिलेगा, सुधा काउंटर जो हमारा है कैसे बेचेगा। इसीलिए कुल मिलाकर एक अच्छी व्यवस्था है, और काफ़ी सफल है अगर के, उसमें कहेंगे जनता का सहयोग मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसान घर बैठा हुआ है, हर हफ्ते किसान के अकाउंट में पहुँचा जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। किसानों को डीएपी का किलत है जो ब्लैक हो रहा है, के बाद इसको क्या करें? राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में उर्वरक समिति बनी हुई है, और सभी डीलर जिले के माननीय मंत्री, विधायक, सांसद सदस्य होते हैं, जिला कृषि पदाधिकारी सचिव होते हैं। अगर उन्हें सुनिश्चित करना है किसानों को सही दाम पर खाद मिले। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। बिस्कुटवान में खाद उपलब्ध नहीं है, व्यापार मंडल में खाद उपलब्ध नहीं है डीएपी। अभी जो मैं समीक्षा किया हूँ परसों गया जिले का, और करीब 15 दिन पहले हम स्टेट पर समीक्षा कर रहे थे, और हमने कहा इफ्को को हमने बुलाया पहली बार, सहकारिता विभाग पहली बार 50 वर्षों में पहला आदमी हूँ, बुलाया उन लोगों को हमने, और कहा कि देश के राज्यों में जो खाद आता है 25% कोटा है सहकारिता टैक्सों का, व्यापार मंडल, यहाँ नहीं हो रहा। और हमने तुरंत पत्र भेजा माननीय JP नड्डा जी को, जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष भी हैं, भारत सरकार उर्वरक मंत्री हैं, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी आकर के हैं। हमने पत्र लिखा है, हमने आग्रह किया है कि बिहार में सहकारिता का जो हमारा संख्या है, उस कोटे में 25% राज्यों में जो मिल रहे हैं सहकारिता के लोगों को, यहाँ पर सुनिश्चित कराया जाए। और खाद यहाँ आ रहा है, और हम
समिति के माध्यम से वहाँ पर विधायक, सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक सांसद हैं, उन्हें देखना है और डीएम को खास कर देखना है। कहीं ऐसी घटनाएं घट रही है ब्लैक मार्केटिंग का, उस पर कार्रवाई करे। सरकार की नज़र भी है, हम लोग लगातार की बातों पर नज़र रखे हुए हैं। कोई शिकायत आएगा कोई बचेगा नहीं, ऐसे पर कार्रवाई। सहकारिता विभाग किसानों के लिए कहा जाता है, लेकिन सहकारिता विभाग के माध्यम से पैक्स का गोदाम जो निर्माण कराया गया है नवीनगर प्रखंड अंतर्गत महुआ में, वो सीपुल की भूमि थी और सीपुल की भूमि में निर्माण कराया गया और 27 लाख रुपया रिकवरी का भी आदेश है, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है। और इस बात को हमने डीएम साहब से भी उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वहाँ जो है पैक्स गोदाम बनाया गया, वो भी अभी तक अधूरा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अभी बैठक इसी समाप्त होगा, आपके बातों को रिकॉर्ड कराएंगे हम। बैठक भी है अधिकारियों का आप लोग के बाद, उस विषय को हम रखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, जो उचित होगा वो काम हम करेंगे। पैक्स अध्यक्ष कई कांडों का भी आरोपी है पहले से। ये सब बातों की समीक्षा मुझे कर लेने दीजिए, धैर्य रखिए। मैं जा नहीं रहा हूँ, आपका पहले काम खत्म हो, आपका काम खत्म हो तब हम आपको रिकॉर्ड में लेकर सामने बात कर रही है। एक परिचय है पत्रकारों का। सर जी एक चीज़ है, अभी 2025 का शांति 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 2025 का चुनाव है विधानसभा का, कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन में झिझक देखने को मिलता है, ये क्या है, इसमें क्या कहेंगे? एनडीए एकजुट है, आगे एकजुट रहेगा। और बिहार में टेलर देखा है आपने एनडीए का। 4 महीना पहले बिहार में चुनाव हुआ था, भभुआ के रामगढ़ में, भोजपुर के तरारी में, और गया जी का हुआ था बेला इमामगंज में। चारों सीटों पर हम विजयी हुए हैं। लालटेन बुझ गया है, कमल खिल गया रामगढ़ में, सुधाकर सिंह हार गए, अशोक सिंह जीत गए, तरारी में कमल खिल गया है और तीर आ गया है बेला में। अब आरजेडी का दुकान बंद हो, कांग्रेस का दुकान बंद हो गया है। जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और प्रेम कुमार साथ खड़ी जा करके है। फिर से बिहार में 200 के पार होंगे, हम सरकार बनाएंगे। जनता विकास चाहती है, कानून का राज चाहती है, हम विकास कर रहे हैं। एक समय था आरजेडी को 15 साल मौका मिला, कांग्रेस को 50 साल मौका मिला। अब बिहार क्या था? अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज। बिहार में पलायन हो रहा था, इंडस्ट्री बंद हो गए थे और फर्म का उद्योग शुरू हो गया था। बिहार को देखे हैं। अब बिहार के लोग आरजेडी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, कांग्रेस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, प्रेम कुमार सब खड़े हैं। विपक्ष तो कह रहे हैं कि अभी जितनी भी योजनाएं सरकार दे रही है, जैसे बिजली जो फ्री दे रही है या फिर 1100 रुपया की है, वो सब राजद की देन है। राजद को मौका मिला था, आप पढ़े लिखे लोग, किसी कहने तो नहीं होता है। आखिर आरजेडी की सरकार 15 साल थी तो क्यों नहीं बढ़ाया उन्होंने? कोई रोका था उनको? नहीं कर पाए। बीच में भी आ गए थे, नीतीश कुमार से हाथ मिला लिए थे 2 बार, मतलब नहीं कर पाए। हम जब आए, भाजपा जब आई तो 400 का 1100 में किया है, 125 यूनिट बिजली फ्री किया है ना करके, और जातीय जनगणना भी हम बिहार में कराया है। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है पूरे देश में होगा जा करके। भविष्य में उसी के आधार पर बजट बनेगा और देश का सर्वांगीण विकास होगा। सर एक भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जूता से मारने के लिए सचिव पंचायत सचिव को कह के जूता से मारा। दुखद है। और भाई वीरेंद्र का आप लोग विधानसभा में देखते हो क्या बोलना है, वाणी पर संयम नहीं है, बेलगाम है जाकर के। और वहाँ पर एक विषय आया था और कोई माननीय मंत्री बोलना चाह रहे थे, उन्होंने कहा तुम्हारे बाप का है विधानसभा। देखा होगा आपने, उनका जो आरजेडी का जो आचरण है, संस्कार है, हर जगह दिख रहा है। जैसा बता रहे हैं इसी तरह का व्यवहार उन्होंने किया जा करके काफ़ी दुखद है। जाकर उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। यदि अपना आचरण में आरजेडी को सुधार नहीं लाते हैं तो आने वाले समय में बिहार से आरजेडी 0 पर आउट होगा। एनडीए की सरकार बिहार में जो है सत्ता बचाने को तैयार है और महागठबंधन जो है उसे छीनने को तैयार है। ठीक इसके उलट औरंगाबाद में 6 की 6 सीटें आप हार चुके हैं, कैसे इसको बचाइएगा? वो बात भूल जाइए, समय बदलता है, समय परिवर्तनशील जाकर के। कल क्या था आज क्या अंतर हो जाता है। अब देखा 4 महीना पहले औरंगाबाद तो बगल में भगवा है, अब आ रहा है, बहुत दूर है जाकर के। अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बस कमल, तीर और हमारा 5 जो हमारा पार्टी का एनडीए गठबंधन है
उसके लोग जीत कर आएंगे, हम सरकार बनाएंगे। और हमारा एक ही नारा है, डेवलपमेंट, विकास और कानून का राज। अब बिहार में विकसित राज्य बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का जो पहल है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। सर एक चीज़ हमको और बता दीजिएगा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो सीधा भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि जो औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज है, मुख्यमंत्री के द्वारा स्थान भी चयन किया गया था, सारा चीज़ प्रक्रिया मैंने उद्घाटन तक पैसा सब कुछ दे दिया गया था, स्वीकृति भी प्रदान हो गई थी, लेकिन भाजपा के द्वारा ये औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज को कभी स्थान यहाँ तो कभी वहाँ परिवर्तन करके देखा जा रहा है, जो भाजपा खेल खेल रही है। इसमें क्या कहेंगे? ये भाजपा को खेल, ये विधायक का आरोप है आप पर, सीधा भाजपा विधायक आरोप बेबुनियाद नंबर 1। यहाँ आज तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ से रहे। मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, कब खुला? जब भाजपा सरकार, जदयू एनडीए सरकार में थी। बिहार से आज मुख्यमंत्री थे ना भाई, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के थे, माननीय अनुग्रह बाबू थे, सब लोग थे, खुल सकता था। जो काम वो नहीं कर पाए वो काम हम कर रहे हैं। अब जगह की जहाँ तक बात है, इसको हम देखेंगे जा करके, और हम लोग को जनता पर भरोसा है। जनता जो फैसला देगी उसका हम स्वागत करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले, यहाँ के लोगों का लाभ मिले। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा मेडिकल कॉलेज का स्थान भी निरीक्षण किया गया था, लेकिन क्या हो गया पतलगंगा? आज उनका कार्य से हटाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? वैसे की जानकार वो जो है, चाहेंगे हमारी प्राथमिकता वो जल्दी बने, जिले में कहीं भी बनता यदि है, कारण होगा, कारण पता लगाते हैं। सीधा आरोप आप पर है कि भाजपा इसमें खेल ना, औरंगाबाद के साथ भाजपा खेल ऐसा कोई खेल नहीं है। हम लोग एक सूत्री कार्यक्रम है, अस्पताल जल्दी, कॉलेज खुले, औरंगाबाद के लोग का लाभ मिले। एक सवाल है सर कि सहकारिता मंत्री जो पूर्व में थे, उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी टिकट हमें नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की बड़ी पार्टी है, और यहाँ पर एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चुनाव समिति है, जो चुनाव समिति तय करती है, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्षता पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय कर उसको मानते हैं। एक अच्छे कार्यकर्ता का गुण है पार्टी का आदेश का पालन करना। यदि नहीं पालन करते हैं तो आगे हम विचार करेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर के लेकर सर विपक्षी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसका कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं, कि पाकिस्तान का आतंकी थे कि कहाँ के थे, और अभी सांसद में हंगामा भी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के लेकर। सर देखिए, है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? पहलगाम में घटना घटी, और पहलगाम में पर्यटक हमारे गए थे, भाई बहन घूमने गए थे, भारतीयों की हत्या की गई, और महिला रो रही थी मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों ने कहा तुम इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी को जाकर बता देना हमारे बारे में। और समय का इंतजार था, और महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, उनके पति बेटे की हत्या की गई जाकर के। और माननीय मोदी जी बिहार के दौरे पर आए थे, बिहार याद होगा, सऊदी अरब गए हुए थे, यात्रा छोड़कर वापस लौटे। आदरणीय अमित शाह गए वहाँ पहलगाम, और हम लोग ने वादा किया था एक भी आतंकवादी बचेगा नहीं। और जैसा माननीय मोदी जी ने ऐलान किया था, हमारे सेना का जवानों पर हमें गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट के अंदर में हम लोगों ने पाकिस्तान के लाहौर में घुस करके आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। हमने जनता को तक नहीं किया, वहाँ की जनता को हमने कोई परेशानी नहीं दिया। हमारा लक्ष्य था आतंकवाद, जीरो टॉलरेंस नीति हमारी। हम आतंकवाद के खिलाफ में हैं, किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी आज भी है, आतंकवाद के खिलाफ कर रहे हैं। हाल में देखा है पाकिस्तान की सरकार ने उन आतंकवादी ठिकानों के लिए पैसे उपलब्ध करा रही, सुविधाएं देने का काम कर रही है। आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान कर रही है, और पाकिस्तान को जवाब हमने दिया है। पुलवामा की घटना घटी थी, सेना के जवान शहीद हुए थे, हम सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, हम एयर स्ट्राइक किए हैं। इस बार भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। यदि कोई साहस करेगा तो बचेगा नहीं। भारत तैयार है, ऐसे हर परिस्थिति में उनको जवाब देने के लिए भारत सरकार तैयार है। विपक्ष के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भारत का विपक्ष जो कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हों, समाजवादी पार्टी हो,
कि तृणमूल कांग्रेस हो, कि तमाम दलों के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वो देश के साथ होना चाहिए, सिंदूर यात्रा का स्वागत करना चाहिए और सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, सरकार के साथ होना चाहिए। हो सकता है हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है हमारे साथ, पार्टियों का अलग अलग लोगों का विचार है, लेकिन जिस तरह का बयान उन लोग का आता है जाकर के, तो बयान दर्शाता है कि पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और आतंकवाद को जो बढ़ावा देने वाला देश है उसको समर्थन करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है उनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं जा करके है। हमारी एनडीए की सरकार ने जो कदम उठाया है इसका स्वागत पूरी दुनिया में हुआ।